गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं क्लास 5 से लेकर के 8 तक के बच्चों के लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है ताप। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें यही आता है कि ताप किसे कहते हैं, ताप कहते किसे हैं। तो ताप का सबसे उचित जो परिभाषा है वह यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी वस्तु का ताप यह बताता है कि किसी दूसरी वस्तु के संपर्क में आने पर ऊष्मा पहली वस्तु से दूसरी वस्तु में जाएगी या दूसरी वस्तु से पहली वस्तु में। अर्थात जब कोई दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो या तो इस वस्तु का ऊष्मा दूसरे वस्तु में जाएगा अथवा दूसरे वस्तु का ऊष्मा पहले वस्तु में आएगा। तो इस प्रकार से हमें ताप की परिभाषा मिलती है ना। क्या कह रहा है कि किसी वस्तु का ताप यह बताता है कि किसी दूसरी वस्तु के संपर्क में आने पर ऊष्मा या तो पहली वस्तु में जाएगी अथवा पहली वस्तु वाला ऊष्मा दूसरी वस्तु में आएगी। तो इसे क्या कहते हैं, ताप कहते हैं। उसके बाद है एनर्जी, यानी एनर्जी को कहते किसे हैं, तो कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। और हम लोग जानते हैं कि ऊर्जा बहुत सारे फॉर्म में मिलता है। ऊर्जा के कई रूप हैं, ठीक है, जैसे कि यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, उसके बाद प्रकाश ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा। तो इस प्रकार से हर ऊर्जा का उपयोग जो है हम अपने संसाधन के रूप में अलग अलग प्रकार से करते हैं। हम लोग ह्यूमन रिसोर्सेस के रूप में सारे प्रकार के जो ऊर्जा है उसका उपयोग हम अपने प्रतिदिन के डेली लाइफ में करते हैं। और इसी के तहत आज जो है हम कई मायनों में अपने आप को, अपने देश को उन्नत बना रहे हैं। पवन ऊर्जा हो, चाहे विद्युत ऊर्जा हो, चाहे प्रकाश रासायनिक ऊर्जा हो, तो विभिन्न प्रकार के जो प्राकृतिक ऊर्जा के स्रोत हैं या मानव निर्मित ऊर्जा के स्रोत हैं, दोनों प्रकार की ऊर्जा को लेकर के हम अपने दिन के प्रतिदिन कार्यों को संपादित करते हैं। जैसे कि घरों में हम अपने देखते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी के माध्यम से घरों में पंखा, टीवी, फ्रिज, कूलर वगैरह चल रहा है। वहीं प्रकाश ऊर्जा के रूप में अपने बल्ब जो है ना, उसी प्रकार से प्रकाश रासायनिक ऊर्जा जो है बैटरी वगैरह चार्ज करने में उसका सौर ऊर्जा के रूप में जो है इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। भूतापीय ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, उसी प्रकार से जल जो है उससे भी बिजली बनाई जाती है। तो इस प्रकार से मानव जो है अपने इस प्रकार के ऊर्जाओं को अपने संसाधन के रूप में इस्तेमाल करती है अपने, ठीक है। और यह जो है ऊष्मा जो है भी एक उसी प्रकार से क्या है, ऊर्जा है। आगे देखते हैं कि ऊष्मीय प्रसार किसे कहते हैं, थर्मल एक्सपेंशन किसे कहते हैं। तो ऊष्मीय प्रसार के मतलब होता है फैलाव, प्रसार के मतलब होता है फैलना। जब भी कोई चीज़ गर्म होती है तो वह क्या होती है, फैलती है। एग्जाम्पल के रूप में आप बर्फ़ को अगर गर्म करते हैं तो क्या होगा, फैलेगा, ठीक है। तो यह उस वस्तु पर डिपेंड करता है कि कोई वस्तु कितना जल्दी प्रसारित हो रहा है। जैसे कि सबसे अधिक प्रसार किस में है, तो गैस में है ना। गैस में सबसे अधिक प्रसार है। देखते हैं मोमबत्ती जो है अगर हम जलाएंगे इस कोने में तो आपको सुगंध देगा, दूसरे कमरे के दूसरे कोने में बैठा रहेगा वहाँ पर भी तो सबसे ज़्यादा। वहीं अगर दूसरा बात करें कि बर्फ़ है, बर्फ़ को अगर हम लोग भी क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो क्या होगा, प्रसारित होगा, फैलेगा, ठीक है। और सबसे कम प्रसार होता है ठोस में, सबसे अधिक प्रसार होता है गैस में, उसके बाद द्रव में और सबसे कम ठोस में। तो फिर भी ठोस को भी एक्सपेंशन किया जाता है क्योंकि उसको प्रसारित अगर नहीं किया जाए तो कई मायनों में वह जो है हम उसका आसानी से उपयोग भी नहीं कर पाएंगे। जैसे कि एक उदाहरण बताते हैं कि अगर मान लो कि हमें एक खंती बनाना है या फिर किसी
तेज़ धार वाले औजार बनाना है तो क्या होगा कि जब हम उसे लोहार के पास ले जाएंगे तो क्या करते हैं कि पहले उसे उसमें काफ़ी मात्रा में उसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे, एनर्जी देंगे, उसके अंदर ऊष्मा प्रदान करेंगे, जिससे क्या होगा जब बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो उसी दरम्यान वह क्या करते हैं हथौड़ी से उसे चपटा कर देते हैं, जिससे कि वह लोहा या खंती या फिर हमारा औजार प्रसारित हो जाता है, फैल जाता है, जो कि अगर नॉर्मल ऐसे हथौड़े से मारते तो पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो इस प्रकार से ऊष्मीय प्रसार जो है ठोस में बहुत ही कम होता है और वहीं द्रव में उससे कुछ और गैस में सबसे ज़्यादा होता है। अगला देखते हैं तापमापी। तापमापी का मतलब जैसे कि थर्मामीटर हो गया, तापमापी है ना, इंग्लिश में बोलते हैं थर्मामीटर। तो कह रहा है कि ताप मापने के लिए एक विशेष प्रकार के यंत्र का उपयोग किया जाता है। यह प्रायः सभी घरों में पाया जाता है, थर्मामीटर है ना। आजकल जो है कोरोना का टाइम बढ़ा हुआ है तो नॉर्मली लोग जो है क्या करते हैं कि सिंपल सा हल्का जी बुखार वगैरह हो रहा है या फिर सर्दी खांसी हो रहा है तो उसे भी लोग कोरोना समझ रहे हैं, जो कि ज़्यादा घबराने की इसमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब बुखार जो है कोरोना वाला वायरस वाला नहीं है। इसलिए हमें केवल ज़रूरी यही है कि हम अपने आप को सेफ्टी रखें, मास्क का उपयोग करें। अगर हम अपने आप को बचाना चाहते हैं या फिर अपने परिवार को बचाना चाहते हैं तो जब भी भीड़ भाड़ वाले जगहों पर जाएं तो मास्क का उपयोग ज़रूर करें। ठीक है, तो बात कर रहे हैं कि हमारे शरीर के तापमान को मापना पड़ता है। मापना क्यों पड़ता है? जब भी हमारे शरीर में जो फीवर लगता है, बुखार लगता है, तब जो है हमें अपने आप को, हमें अपने शरीर को मापने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि मापन की दो विधियां जो है, दो प्रणाली जो है अधिक प्रचलित है, फेमस है। फर्स्ट है सेल्सियस स्केल और सेकेंड है फ़ारेनहाइट स्केल। फर्स्ट है सेल्सियस स्केल और सेकेंड है फ़ारेनहाइट स्केल। तो सेल्सियस स्केल में क्या होता है? सेल्सियस स्केल में क्या होता है तो कह रहा है कि इस मापक्रम का व्यवहार फ्रांस के वैज्ञानिक सेल्सियस ने 1742 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1742 ईस्वी में सेल्सियस नामक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने इसका व्यवहार किया, इसका प्रयोग किया। इसमें ठीक है, इसमें इसका जो है निचली बिंदु 0, इसका निचली बिंदु कितना होता है? 0 और ऊपरी बिंदु, सबसे ऊपर वाला बिंदु 100 माना गया है। ठीक है, सबसे निचली बिंदु 0 और सबसे ऊपरी बिंदु को 100 माना गया है। इनके बीच की लंबाई को 100 बराबर भागों में बांटा गया है और प्रत्येक भाग को क्या बोलते हैं? 1 डिग्री सेल्सियस कहा जाता है और इसे लिखा जाता है 1 डिग्री सी लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? चलिए, अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका जवाब हम जो है देंगे। चलिए दूसरा बात करते हैं फ़ारेनहाइट में। फ़ारेनहाइट स्केल, इस मापक्रम का व्यवहार सर्वप्रथम इंग्लैंड के वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट ने किया था। कौन किए थे? फ़ारेनहाइट ने। फ़ारेनहाइट कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो इंग्लैंड के, और इन्हीं के नाम पे जो है फ़ारेनहाइट स्केल रखा गया। ठीक है, तो इसमें क्या विशेष है? तो इसमें विशेष यह है कि इसका निचली बिंदु 32 होता है। ठीक है, इसका सबसे, जैसे उसमें 0 था ना सबसे निचला बिंदु, तो इसका सबसे निचला बिंदु क्या है? 32 है। तथा उसमें ऊपरी बिंदु क्या था सेल्सियस स्केल में? 100, लेकिन इसका ऊपरी बिंदु कितना है? 212 यानी 212 माना जाता है। और इनके बीच के लंबाई को 180 बराबर भागों में, कितने बराबर भागों में? तो 180 बराबर भागों में बांटा जाता है और प्रत्येक भाग को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कहा जाता है। ठीक है, प्रत्येक भाग को क्या बोला जाता है? 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये तो बात हुआ अभी तक। इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम बताएंगे आप लोगों को कि सेल्सियस से कैसे हम लोग फ़ारेनहाइट में तब्दील कर सकते हैं, बदल सकते हैं, या फिर फ़ारेनहाइट से कैसे सेल्सियस में बदल सकते हैं। सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, इसका एक बहुत ही इजी और आसान फार्मूला है। अगर उस फार्मूले को आप लोग याद कर लेते हैं तो बहुत ही आसानी से इस प्रकार के चीज़ों को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और हमारे इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।